Hello everyone, myself Devin Singh. You are most welcome on our Civil Tech Classes YouTube channel. Today we will discuss about top MCQs of Soil Mechanics and Foundation Engineering Part 2. सभी दर्शक जैसा कि जानते हैं हमने पार्ट फर्स्ट सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन इंजीनियरिंग का पहले ही जो है आपके साथ साझा किया है। अब हम पार्ट 2 स्टार्ट कर रहे हैं। प्रिय बंधुओं को पता है कि ये जो है ऑल सिविल कंपटीशन एग्जाम्स के लिए बेहद हेल्पफुल है और इसमें हम लोगों ने सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस जो हमें इंपॉर्टेंट लगे और जो विविध एग्जामों में आते रहे वो हमने पार्ट 2 में भी रखे हैं और जिस तरह से पार्ट 1 में रखे थे उसी तरह से ये सीरीज जितने भी पार्ट इसमें आएंगे उनमें सब में जो भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के वो सारे हम लोग यहाँ प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए शुभारंभ करते हैं बिना किसी देरी के। आप बने हुए हैं तो पहला क्वेश्चन है, अ फ्लो नेट में बी यूटिलाइज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इज एग्जिट ग्रेडियंट, बी ऑप्शन सीपेज, सी ऑप्शन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव। जैसा कि आप जानते हैं फ्लो नेट एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जो आपकी फ्लो लाइन्स एंड इक्विपोटेंशियल लाइन के बीच में एक इंटरसेक्ट करने वाला एंगल 90 डिग्री दर्शाती है। तो ये जो है किस किस चीजों को निकालने के लिए विविध जो आप देख रहे हैं इनमें से क्या क्या निकालने के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, तो ये एग्जिट ग्रेडियंट, सीपेज, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन सभी को निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन इज डी। D is the correct option of this question. Question 2. The compression index of a soil. Option first, decrease with an increase in the liquid limit. Option B, increase with an increase in the liquid limit. Option C, decrease with an increase in the plastic limit. Option D is not related with plastic limit. तो कंप्रेशन इंडेक्स बेसिकली क्या होता है, कंप्रेशन इंडेक्स इसे CI से नोट किया जाता है। तो CI इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है CI, देखिए मैं आपको यहां पर दिखाता हूं फॉर्मूला लिख करके। तो CI इज इक्वल टू माइनस इट मींस दैट डिक्रीज इन द वॉल्यूम माइनस डेल्टा E चेंज इन वॉइड्स अपॉन इफेक्टिव stress, change in effective stress, it is denoted by delta sigma par. This is the compression index. So option B is correct of this question. Increase with an increase in the liquid limit. अगर आपके liquid limit increase होगी तो compression index का वैल्यू भी जो है increase होगा, right? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, if the coefficient of the active pressure A is 1/3, the coefficient of passive pressure P is, क्वेश्चन है कि आपका जो कोफिशिएंट है एक्टिव प्रेशर का उसका वैल्यू 1/3 दे रखा है, तो कोफिशिएंट ऑफ पैसिव प्रेशर का वैल्यू कितना होगा। आप सभी भली बात ही जानते हैं कि जो हमारा एक्टिव प्रेशर होता है वो पैसिव प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं तो ए का वैल्यू 1/3 है, जैसे कि एक्टिव अर्थ प्रेशर उसका वैल्यू 1/3 दे रखा है, तो पैसिव का वैल्यू क्या होगा, पैसिव अर्थ प्रेशर का वैल्यू क्या होगा, इसका इनवर्स करेंगे तो क्या आएगा 1/3 को जब इनवर्स करेंगे तो 3 आएगा। तो इट मींस दैट आंसर आपका कौन सा है जिसमें 3 ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, तो ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, सेंसिटिविटी ऑफ अ सॉइल कैन बी डिफाइन एज। वैसे जनरल देखा जाए तो सेंसिटिविटी क्या होती है, सेंसिटिविटी इट मींस दैट चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन द इनपुट। जब भी किसी सॉइल मास में आप चेंज करना चाहेंगे तो उसके आउटपुट में कुछ चेंज होगा जैसे इनपुट में चेंज करेंगे। जनरली देखें तो इट इज द रेशियो ऑफ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अनकन्फाइंड या फिर बोला अनडिस्टर्ब्ड सॉइल सैंपल टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ रिमोल्डेड सॉइल सैंपल। सो इसका जो आंसर करेक्ट आंसर अगर देखें तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, टरज़ागी थ्योरी ऑफ वन डायमेंशनल कंसोलिडेशन अजम्पशन। इट मींस दैट क्या क्या अजम्पशंस हैं जो टरज़ागी थ्योरी है, वन डायमेंशनल थ्योरी है बेसिकली, तो इसमें कौन से अजम्पशंस हैं जो आपके
इसमें मान्य है। तो पहला है सॉइल इज होमोजीनियस एंड फुली सैचुरेटेड, बिल्कुल सही है। सॉइल आपका कैसा होगा, होमोजीनियस होगा और फुली सैचुरेटेड होगा। ये हमारे डॉक्टर टरजागी ने एजम्पशंस लिए थे टरजागी वन डायमेंशनल थ्योरी में। ऑप्शन बी है वाटर एंड सॉइल पार्टिकल्स आर इनकम्प्रेसिबल, जो आपके सॉइल पार्टिकल्स होंगे और वाटर पार्टिकल्स को इनकम्प्रेसिबल माना गया है, ये ऐसा एजम्पशंस लिया गया है। ये भी करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन डी क्या है, डिफॉर्मेशन ऑफ द सॉइल इज एंटायरली ड्यू टू द चेंज इन वॉल्यूम, तो ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट है। तो इट मींस दैट सारे ही ऑप्शन आपके सही हैं। तो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन 6, if the material of the base of the Casagrande liquid limit device on which the cup containing soil paste drops is softer than the standard hard rubber, then क्वेश्चन पूछा गया है कि आपसे जो लिक्विड लिमिट निकालने की डिवाइस होती है इसका नाम है कैसेग्रांडे लिक्विड लिमिट डिवाइस। बेसिकली जो हम उस पे उसमें पेस्ट फिल करते हैं कप में, तो वहां पर एक स्टैंडर्ड रबर कप दिया जाता है। अगर वो हार्ड कप से रिप्लेस किया जाए तो क्या होगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है कि लिक्विड लिमिट भी क्या होगी, ऑलवेज इंक्रीज होगी। तो ऑप्शन ए आप देख ही रहे हैं कि लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल इज ऑलवेज इंक्रीज। अगर क्वेश्चन को आप समझेंगे तो उसका आंसर ही क्वेश्चन में छिपा हुआ होता है। तो ऑप्शन ए आपको दिख रहा है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन बी दे रखा था द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल ऑलवेज डिक्रीज, तो ये इनकरेक्ट था। द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल में इंक्रीज, तो ये भी आपका कैसा है कि इंक्रीज हो सकती है, तो ये भी आपका कैसा है, पॉसिबल है, लेकिन प्रोबेबिलिटी फर्स्ट की ज्यादा है, इसलिए हमने फर्स्ट ऑप्शन को करेक्ट माना है। ऑप्शन डी क्या था, ऑप्शन डी था द लिक्विड लिमिट ऑफ सॉइल में डिक्रीज, तो ये तो बिल्कुल ही क्या है, सही नहीं है, तो ये भी इनकरेक्ट था, इसलिए ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 7 समझते हैं द सीएस स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। बताइए सीएस स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल के बारे में। तो ऑप्शन पहला समझते हैं कि सीएस स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल क्या होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल। ऑप्शन बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल। ऑप्शन डी डिक्रीज विद इंक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस। ऑप्शन डी डिक्रीज विद डिक्रीज इन नॉर्मल स्ट्रेस। तो देखो बेसिकली क्या है, अगर हम सीएस स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल की बात करेंगे तो यू आर वेरी वेल नो, जैसा कि आप जानते हैं, डिनोटेड बाय टाउ या फिर एस, कोई दिक्कत नहीं है, सीएस स्ट्रेंथ टाउ से या एस से नोट कर दीजिए। जिस देर में फॉर्मूला लिख रहा हूं तो ये टाउ से नोट कर दिया या से नोट कर दिया। इज इक्वल टू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है कोहेजन सी प्लस सिग्मा एन, सिग्मा एन इज द नॉर्मल स्ट्रेस, इनटू 10 फाई द एंगल ऑफ द इंटरनल फ्रिक्शन, जो इसने फर्स्ट ऑप्शन में पूछा है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या सीएस स्ट्रेंथ आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन के, क्या डिक्रीज होगी अगर नॉर्मल स्ट्रेस इंक्रीज होगी तो, या फिर डिक्रीज होगी डिक्रीज नॉर्मल स्ट्रेस। तो देखिए इसमें आपको डी ऑप्शन दिख रहा है साफ साफ कि अगर आपकी नॉर्मल स्ट्रेस डिक्रीज होगी तो सीएस स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल is always decrease. It means that tau is equal to c plus sigma and tan phi. तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, द अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट ऑफ स्ट्रक्चर रेस्टिंग ऑन अ सॉइल। बेसिकली फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द इनिशियल वॉइड रेशियो। ऑप्शन बी क्या है, डिक्रीज विद द डिक्रीज इन द प्लास्टिक लिमिट। ऑप्शन सी डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द इनिशियल वॉइड रेशियो। ऑप्शन डी इंक्रीजेस विद द डिक्रीज इन द पोरोसिटी ऑफ द सॉइल। तो जो अल्टीमेट कंसोलिडेशन सेटलमेंट होता है किसी भी स्ट्रक्चर का, वो कहां रेस्ट करता है सॉइल पर, अगर से देखा जाए इसका क्या स्टेटमेंट सही रहेगा। तो इसके लिए आपका ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि ये डिक्रीज होता है जब भी आपका इनिशियल वॉइड रेशियो इंक्रीज होता है। तो क्या मतलब है इसका कि डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द इनिशियल वॉइड रेशियो। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, द एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन इज लीस्ट फॉर।
जो आपका एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन होता है वो लीस्ट किसके लिए होता है? तो ऑप्शन ए है एंगुलर ग्रेन लूज सैंड, बी ऑप्शन एंगुलर ग्रेन डेंस सैंड, ऑप्शन सी राउंड ग्रेन लूज सैंड, ऑप्शन डी क्ले। तो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन की वैल्यू मिनिमम जो होती है वो क्ले के लिए होती है। जिस तरह से मैंने फॉर्मूला लिखा था एस या टाउ इज इक्वल टू सी प्लस सिग्मा इन टेन फाइव, तो ये फाइव का वैल्यू पूछ रहा था। तो जहां भी क्ले माइस होगा या क्ले सॉइल होगी तो उसके लिए फाइव का वैल्यू मिनिमम होगा। जीरो भी होता है तो इसलिए आप क्ले का वैल्यू क्या करेंगे या मिनिमम कहेंगे क्ले के केस में एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन का वैल्यू। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, dispersed type of soil structure is an arrangement comprising particles having। देखिए दो तरह के कई वैसे तो कई तरह के स्ट्रक्चर आपके सॉइल में देखने को मिलते हैं, जैसे डिस्पर्स स्ट्रक्चर हो गया, फ्लक्युलेंट स्ट्रक्चर हो गया। लेकिन यहाँ जो है डिस्पर्स स्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है, तो पूछा जा रहा है उसमें जो पार्टिकल्स का सॉइल पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है, किस तरह का अरेंजमेंट होता है जब वो कोई स्ट्रक्चर बनाता है। तो इसमें ऑप्शन पहला दे रखा है फेस टू फेस और पैरेलल ओरिएंटेशन, ऑप्शन बी है एज टू एज ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी एज टू फेस ओरिएंटेशन, ऑप्शन डी है आपका ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें जो फेस टू फेस या फिर बोलेंगे पैरेलल ओरिएंटेशन होता है, तो ऑप्शन ए आपका जो है करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, द न्यूट्रल स्ट्रेस इन अ सॉइल मास इज। अब देखिए पूछा क्या गया है, न्यूट्रल स्ट्रेस के बारे में पूछा गया है। बहुत सारे जो है छात्र बड़ा कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि सर ये न्यूट्रल स्ट्रेस क्या है। तो न्यूट्रल स्ट्रेस बेसिकली कुछ नहीं है। न्यूट्रल स्ट्रेस जैसे हम इसे यू से डिनोट कर देते हैं, इसको ऑल्सो नोन एज, इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं पोर वाटर प्रेशर। तो इट इज ऑल्सो नोन एज द पोर वाटर प्रेशर। अब आंख बंद कर करके ऑप्शन में ये देखिए, जहां भी पोर वाटर का जिक्र हो रहा है वही इसका जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या था, फोर्स पर न्यूट्रल एरिया, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो वैसे ही रॉन्ग है, इसे रॉन्ग मानिए। अब बी क्या कह रहा है, फोर्स पर इफेक्टिव एरिया, ये भी आपका गलत है, ये भी कैसा है, इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी क्या है, स्ट्रेस टेकन बाय अप द पोर वाटर, तो इट मींस दैट ऑप्शन सी इज द करेक्ट, क्योंकि न्यूट्रल स्ट्रेस को हम लोग पोर वाटर प्रेशर ही बोलते हैं, यू से डिनोट किया जाता है, इसलिए जहां पोर वाटर से ये टेकन की जाती है तो देन स्ट्रेस टेकन बाय द पोर वाटर। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, द कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉइल इज द रेशियो। अभी देखिए अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था, उसी से रिलेटेड फिर एक क्वेश्चन आया है बेसिकली। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और इसका आंसर जो है क्या है चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है स्ट्रेस टू स्ट्रेन, ऑप्शन बी स्ट्रेन टू स्ट्रेस, ऑप्शन सी स्ट्रेस टू सेटलमेंट, ऑप्शन डी रेट ऑफ लोडिंग टू दैट ऑफ सेटलमेंट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है स्ट्रेस टू स्ट्रेन, बिकॉज हमने अभी फॉर्मूला देखा था वहां पर क्या था, डेल्टा ई ओवर डेल्टा सिग्मा बार। तो डेल्टा सिग्मा बार इज द इफेक्टिव स्ट्रेस और डेल्टा ई आपका क्या है, चेंज इन वॉइड रेशियो। इट मीन दैट वो कहीं ना कहीं स्ट्रेन का फंक्शन है, तो यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं, स्ट्रेन टू स्ट्रेस। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझना होता है बस। तो स्ट्रेन टू स्ट्रेस इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 12। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13, अ क्ले सब्जेक्टेड टू प्रेशर इन एक्सेस टू इट्स प्रेजेंट ओवरबर्डन इज सेड टू बी। अगर कोई क्ले, मान लीजिए अगर कोई क्ले है और वो प्रेशर से सब्जेक्टेड है और प्रेजेंट में भी आपने क्या कर दिया, ओवर प्रेशर और दे दिया, मतलब आपकी क्ले पहले से ही क्या थी, सब्जेक्टेड थी किसी से, पहले से वो प्रेशर से सब्जेक्टेड है, पहले से ही कंसोलिडेट हो चुकी है। देन आप उसे क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट में और कंसोलिडेट कर देते हैं। कंसोलिडेटेड क्ले को ओवर कंसोलिडेटेड कर दिया जाए और ओवर कंसोलिडेट कर देते हैं, देन उसको क्या कहा जाता है। देखिए तो आप देख सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, ओवर कंसोलिडेट। देन ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है कौन सा आंसर क्या है। जब भी आप बैठे एग्जाम में तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िएगा। तो ऑप्शन सी ओवर कंसोलिडेट इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। 14 क्वेश्चन है आपका, रैंकाइन थ्योरी ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर अज्यूम
बेसिकली रैंकिन थ्योरी जो एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए सुटेबल है, तो रैंकिन थ्योरी जो एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए उसमें कुछ अजम्पशंस थी। तो क्या क्या अजम्पशंस थे उसमें, ये पूछ रहा है कौन से अजम्पशंस दिए गए थे। तो पहला क्या है, सॉइल मास इज होमोजीनियस, ड्राई एंड कोहेजनलेस। बिल्कुल सही है, सॉइल मास आपका होमोजीनियस होना चाहिए, आपका ड्राई होना चाहिए और कोहेजनलेस सॉइल के लिए ये सुटेबल थी रैंकिन अर्थ प्रेशर थ्योरी, राइट। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी कह रहा है ग्राउंड सरफेस इज प्लेन विच में बी हॉरिजॉन्टल और इंक्लाइन। जो आपका प्लेन होता था वो या हॉरिजॉन्टल हो या फिर इंक्लाइन भी होगा, ये आपका अज्यूम किया गया था रैंकिन थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो ये भी ऑप्शन सही है आपका। ऑप्शन सी क्या है, बैकफिल ऑफ बॉल इज वर्टिकल एंड स्मूथ। इसका मतलब ये भी ऑप्शन सही है। जो बैकफिल होता है वो आपका कैसा होता है, वर्टिकल होता है और स्मूथ होता है। ध्यान रखिए रैंकिन थ्योरी के केस में वर्टिकल जो बैकफिल है आपका बॉल का, या फिर बोले बैकफिल ऑफ बॉल इज वर्टिकल स्मूथ। अगर यही कूलम्ब्स थ्योरी पूछता, कूलम्ब्स थ्योरी दे देता और उसके लिए अगर कोई अजम्पशंस पूछता तो वहां पर बैकफिल आपका वर्टिकल होता, लेकिन बॉल जो होती वो रफ हो जाती। तो इज इट क्लियर, देन डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। ये जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी सभी जो है 14 क्वेश्चन के सही जवाब हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, 15वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, फॉर टेस्टिंग अ सैचुरेटेड क्ले फॉर शियर स्ट्रेंथ द टेस्ट रिकमेंडेड इज। अगर आप किसी भी सैचुरेटेड क्ले की शियर स्ट्रेंथ को निकालना चाहते हैं, सपोज अगर कोई आपके पास सैचुरेटेड क्ले है उसकी शियर स्ट्रेंथ निकालना चाहते हैं, तो कौन सा टेस्ट रिकमेंड किया गया है। तो इसके लिए बेसिकली जो टेस्ट रिकमेंड किया जाता है वो कौन सा टेस्ट है, वो है UCT अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट। इट इज सुटेबल फॉर सैचुरेटेड क्ले एंड सिल्ट। ये दोनों के लिए ही सुटेबल है, लेकिन सैचुरेटेड केस में सुटेबल है। जब भी आपका सैचुरेटेड क्ले होगा या सिल्ट होगा तो आप क्या करेंगे, शियर स्ट्रेंथ निकालने के लिए अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। देखिए दे रखा था डायरेक्ट शियर टेस्ट, ये रॉन्ग था। ट्राइएक्सियल टेस्ट, ये भी गलत है। ऑल ऑफ द अबव, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट ऑल ऑफ द अबव लगा दें, ये सारे सही हैं, लेकिन ऑप्शन इसका सी है जो है करेक्ट ऑप्शन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16, 16 क्वेश्चन नंबर, कोएफिशिएंट ऑफ अ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी ऑफ सॉइल ऑप्शन ए दे रखा है डज नॉट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। बी ऑप्शन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑप्शन सी increase with the decrease in temperature। ऑप्शन डी none of the above। देखो सबसे पहले पता होना चाहिए छात्रों को कि परमेबिलिटी होती क्या है। तो परमेबिलिटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल द वाटर कैन ट्रांसमिट इटसेल्फ इज ऑफ फ्लो ऑफ द वाटर थ्रू द सॉइल मास। जब भी सॉइल मास से वाटर का पास हो जाना होता है वही आपकी परमेबिलिटी है। इट मींस द एबिलिटी ऑफ द सॉइल। तो इट मींस दैट आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो देखिए इसमें जब भी आपका टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, सॉइल आपकी ड्राई होगी, और ड्राई होगी तो क्या होगा उस केस में वो इजीली वाटर को पास करा देगी, बिकॉज उसमें कोई वाटर पहले से कंटेन नहीं होगा, वो ड्राई केस में होती चलेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर आपका इंक्रीज होता है कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 16, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 17, the ratio of volume of air voids to the volume of total voids is known as। है ना, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इसे टी बनाइए, ये टी है। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि रेशियो क्या है वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड्स। तो बेसिकली कहे ये रहा है, ये इसको अगर देखो अगर टेक्निकल टर्म में लिखना चाहेंगे तो किस तरह से लिख सकते हैं, कुछ नोटेशन देना चाहें तो वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स, तो बी सफिक्स में स्मॉल ए दे दिया मैंने, अपॉन क्या कह रहा है टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ध्यान रखेंगे बी सफिक्स में स्मॉल बी। तो ये जो है आपका एयर कंटेंट का फॉर्मूला हो गया। तो टर्म देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये आपका एयर कंटेंट का फॉर्मूला है। तो इज इक्वल टू ए और क्या लिखते हैं सफिक्स में सी, बिकॉज कंटेंट, तो एयर कंटेंट। तो ऑप्शन पहला देखिए एयर कंटेंट है, तो एयर कंटेंट का करेक्ट आंसर था।
ऑप्शन बी दे रखा था परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड, नहीं होता है क्योंकि परसेंटेज ऑफ एयर वॉइड क्या होगा, यहां पर कैपिटल वी हो जाएगा। इट इज द रेशियो ऑफ द टोटल वॉल्यूम, इट इज द रेशियो ऑफ द एयर वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, बट यहाँ टोटल वॉल्यूम तो है नहीं, यहाँ तो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है, तो यहाँ पर आपका ए ही ऑप्शन करेक्ट है। परसेंटेज ऑफ वॉइड्स नहीं होगा ऑप्शन डी पोरोसिटी, ये भी नहीं है। पोरोसिटी आप जानते हो एन से नोट करते हैं और इज इक्वल टू क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास, तो ये भी नहीं था। आपका रेशियो क्या बनना था, कैपिटल वी सफिक्स में स्मॉल ए अपॉन कैपिटल वी सफिक्स में स्मॉल बी, तो ये आपका एयर कंटेंट होता है। इट मींस दैट ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जो आपके स्टेटमेंट दे रखे हैं उसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, सही जवाब क्या है इसका ये देखना है। तो चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। इन सॉइल द फ्लो इंडेक्स इंडिकेट वेरिएशन इन shear strength with water content। ऑप्शन बी, वैसे देखा जाए तो ऑप्शन ए सही है क्योंकि फ्लो इंडेक्स जो है इंडेक्स है वो इंडिकेट क्या करता है, shear strength में वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। ऑप्शन बी, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट इज नोन एज प्लासिड इंडेक्स ऑफ सॉइल, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन ए आपका ऑलरेडी करेक्ट था, ऑप्शन बी भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, प्लास्टिक लिमिट माइनस कर दीजिए। प्लास्टिक लिमिट देखिए इस तरह से नोट कर देते हैं हम लोग, प्लास्टिक लिमिट पी सफिक्स में एल माइनस क्या कह रहा है, श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट हमने क्या कर दिया, एस और सफिक्स में एल से नोट कर दिया। इज नोन एज श्रिंकेज इंडेक्स, बिल्कुल श्रिंकेज इंडेक्स से इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, श्रिंकेज इंडेक्स एस आई। तो ये भी ऑप्शन सी आपका कैसा है, करेक्ट है। तो ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ द अबव, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18 क्योंकि सारे ही आपके क्या है, करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 इज द करेक्ट आंसर ऑफ डी। क्वेश्चन नंबर 18 का डी आपका जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, अ ट्रायक्सियल apparatus इज यूजुअली यूज्ड फॉर। जो ट्रायक्सियल apparatus है बेसिकली, या फिर ट्रायक्सियल टेस्ट जो करते हैं हम बेसिकली, वो किसके लिए करते हैं, किस टाइप की सॉइल के लिए करते हैं, कुछ पूछ लिया जाता है। देखो बेसिकली ये सारे टेस्ट जो हैं आपके जो है ड्रेन कंडीशन, अनड्रेन कंडीशन, इस तरह के जो है इस तरह की कंडीशन के लिए परफॉर्म किए जाते हैं। और इन सब से हम लोग सीयर स्ट्रेंथ निकालते हैं सॉइल के, जैसे डायरेक्ट सीयर टेस्ट हुआ, ट्रायक्सियल टेस्ट हुआ, आपका अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट हुआ जो अभी डिस्कस किया था, क्वेश्चन आया था अभी हमारी सीरीज में, और वेन सीयर टेस्ट है। ये सब क्या करते हैं, सीयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल डिटर्मिनेशन के लिए यूजफुल है, उनको निकालने के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली यहाँ जो ऑप्शन ये दे रखा है वो दे रखा है अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट, बिल्कुल सही है, ये अनकंसोलिडेटेड अनड्रेन टेस्ट ही है। ट्रायक्सियल है, कंसोलिडेटेड अनड्रेन्ड, कंसोलिडेट भी कर सकते हैं अनड्रेन्ड कंडीशन में, ये भी सही है। ड्रेन्ड टेस्ट भी है, ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट है कि ऑल ऑफ दी अबव टेस्ट, ये तीनों ही कंडीशन इसमें आप कर सकते हैं, इन तीनों कंडीशन में ही आप टेस्ट कर सकते हैं। दैट मींस दैट D is the correct answer of question number 19. Question number 20. Which one of the following clay behaves like a dense sand? क्ले कब आपकी डेंस सैंड के केस में बिहेव करेगी? तो ऑप्शन ए दे रखा है ओवर कंसोलिडेटेड क्ले विद अ हाई ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। ऑप्शन बी ओवर कंसोलिडेटेड क्ले विद अ लोअर कंसोलिडेशन रेशियो। ऑप्शन सी नॉर्मली कंसोलिडेटेड क्ले। ऑप्शन डी अंडर कंसोलिडेटेड क्ले। तो देखो जनरली जब आपकी क्ले बिहेव लाइक्स एज अ डेंस सैंड, अगर इस तरह का बिहेवियर आप देख रहे हैं क्ले में, बहुत ही ज्यादा डेंस सैंड के केस में उसका बिहेव देखना चाहते हैं, तो वो बेसिकली ओवर कंसोलिडेटेड क्ले होगी और हाई उसका जो है कंसोलिडेशन रेशियो होगा। ओवर कंसोलिडेशन रेशियो भी कैसा होगा, हायर होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले विद अ हाई ओवर कंसोलिडेशन रेशियो। तो प्यारे साथियों, ये सीरीज जो हमारी टॉप एमसीक्यूज ऑफ सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग की जो चल रही है, इसमें आप हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू, आप सभी का सहयोग मिले, हम कंटिन्यू वर्क करते रहें। जितने भी स्टेट, सेंट्रल या पीएसयू, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उनमें डिफरेंट सब्जेक्ट सॉइल मैकेनिक्स
बीएमसी ट्रांसपोर्टेशन डीसीएस सारे सब्जेक्टों की सीरीज है एमसीक्यू विद कन्वेंशनल हमारी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। धीरे धीरे जो है इसमें लेक्चर्स आ रहे हैं, आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इसमें